अभी अभी यहाँ पर कहा गया कि मैं मात्र 44 साल की आयु में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना। ये बात तो सही है, लेकिन मैं 44 की आयु में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन पाया क्योंकि उसकी नींव अशोकजी अडवाणी जैसे लोगों ने लगाई थी। जो लोग एक प्रकार से ऐसा काम करते हैं कि जिनको हम मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। कोई संस्था हो, कोई पार्टी हो या किसी भी प्रकार की रचना हो, हर रचना में एक मूलगामी आधारशिला होती है, जिस आधारशिला पर संस्था भी खड़ी होती है, ऐसी आधारशिला पर पार्टी भी खड़ी होती है, ऐसी ही आधारशिला पर एक बिल्डिंग भी खड़ी होती है। ऐसी आधारशिला का काम अगर किसी ने किया तो अशोक अडवाणी जी ने किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज निश्चित रूप से इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उनकी जन्मशती की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। हम सभी लोग जानते हैं कि अशोक जी की जो जीवन यात्रा है अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी इस प्रकार की यात्रा है। वे केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, केवल एक शिक्षाविद नहीं थे, तो एक संस्कारी व्यक्तित्व था जिसने अपना पूरा जीवन ये समाज की सेवा में दे दिया। अपने जीवन का क्षण और क्षण और कण समाज की सेवा में व्यतीत करने वाले ऐसे अशोक जी थे। और मैं ये मानता हूँ कि इस जन्मशती के अवसर पर ये जो किताब अभी रिलीज हुई है, ये तो शायद बहुत बड़ी किताब है, ये सब तक नहीं पहुँच पाएगी, किंतु अशोक जी के जीवन पर एक छोटी सी हैंडबुक जैसी किताब कम से कम हमारी विवेकानंद संस्था के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको भी ये प्रेरणा मिले कि किस प्रकार से सेल्फलेस कार्य हम लोग कर सकते हैं। सच तो ऐसा है कि उनके जीवन में संघर्ष भी है और समर्पण भी है और सेवा भी है। जीवन की शुरुआत ये संघर्ष से हुई और उस संघर्ष को सेवा में परिवर्तित किया और धीरे धीरे वो सेवा देश के प्रति, समाज के प्रति एक समर्पण में बदली। ये हम सबने देखा। अशोक जी का जन्म सिंध प्रांत के हैदराबाद में हुआ था और बहुत ही जल्दी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उस समय जुड़े और एक राष्ट्रीयत्व की जो विचारधारा है, हमारी जो एक पुण्य पावन संस्कृति है, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो हमारी एक प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती की सभ्यता है, इस सभ्यता को, इस जीवन पद्धति को जिन्होंने अपने जीवन पद्धति का अंग माना और राष्ट्रीय विचारों के लिए हमें काम करना है, इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर हमारे देश को गुलामी से और गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए जो विचार तैयार हुआ, उस विचारों में अशोक जी बड़े हुए। उन विचारों को उन्होंने गले लगाया और उसी के कारण ये जो सेवा और समर्पण का भाव उनके बीच हमको दिखाई देता है, वो शायद वहीं से उसकी शुरुआत हुई। विभाजन की विभीषिका शायद हमारी पीढ़ी ने तो नहीं देखी, लेकिन पिछली पीढ़ी के जो लोग यहाँ बैठे हैं
उनमें से कई लोग हैं कि जिन्होंने या उनके माता पिता ने ये विभाजन की विभीषिका देखी है। जिस प्रकार से विभाजन के बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में रहने वाले कई हमारे लोगों को, विशेष रूप से हमारे सिंधी समाज के लोगों को, जिस प्रकार से वहाँ से सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। ये समाज वहाँ का बड़ा समृद्ध समाज हुआ करता था, लेकिन अपनी सारी जमीन जायदाद, अपने सारे मंदिर, अपने सारे आस्था के स्थल, सब कुछ छोड़कर जब इस समाज को भारत में आना पड़ा, जो नया भारत बना था, क्योंकि वो भावना भी सही थी कि जिस सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिबिंब तो भारत में था और उसके चलते सब लोग भारत में आए। और हम सब लोग जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे शरणार्थियों के लिए कैंप्स बने। उस समय अशु जी ने स्वयं आगे बढ़कर, क्योंकि उनका परिवार भी तो एक प्रकार से निर्वासित ही था, लेकिन हार न मानते हुए ये जो पुनर्वास हो रहा था, इस पुनर्वास की जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकारी और लोगों को जगह मिले, लोगों को अन्न मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को स्वास्थ्य की सेवा मिले, इसके लिए अशु जी ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि उसके बाद जिस प्रकार से विशेष रूप से निर्वासित होते हुए भी हमारे सिंधी समाज के लोगों ने अपने पौरुष के भरोसे एक नया विश्व खड़ा किया। आज हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में समाज बहुत आगे गया है। तो इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एक नींव रखने का काम अशु जी अडवाणी ने किया और आज उनके ही मार्गदर्शन में कई लोगों ने मिलकर एक ऐसी संस्था खड़ी की जिस संस्था में हम लोग सब हैं, जो संस्था आज मुंबई की और महाराष्ट्र की जानी मानी संस्था मानी जाती है, जिसने हजारों विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन लाया। ये संस्था अगर अशु जी नहीं होते या अशु जी की प्रेरणा नहीं होती तो शायद इस प्रकार की ये संस्था भी हमको देखने को नहीं मिलती। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जीवन में उन्होंने 50 के दशक में युवक मंडल की स्थापना की और 61 में अपने राजनीतिक सफर का प्रारंभ किया। कॉरपोरेटर के रूप में वो चुनकर आए और 1967 में चेंबूर में जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनकर आए। वो ऐसा जमाना था जिस समय जनसंघ यानी आज की भारतीय जनता पार्टी, इसमें लोग चुनाव इसलिए लड़ते थे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपॉजिट भी नहीं बचा पाते थे, लेकिन हम विचारों के लिए लड़ रहे, इस प्रकार की लड़ाई होती थी। लेकिन अशु जी ऐसा व्यक्तित्व था कि वो लगातार चुनाव जीतते रहे और मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन में अगर हम लोग देखें, 6 बार विधायक बने और 2 बार मंत्री बने अशु जी। और जब वो मंत्री बने, उनका स्वभाव कैसा था, तो जब अशु जी मंत्री बने तो मंत्री का जो बंगला उनको आवंटित हुआ था, साथ में लोग थे, बंगला देख रहे थे, तो हर एक कोने में जाकर उन्होंने देखा, बड़ी शिद्दत के साथ उसको देखा। साथ के लोगों ने कहा कि आप इतना क्या देख रहे हैं इस बंगले में। अशु जी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि कौन सी चीज यहाँ ऐसी है जिसकी मुझे आदत नहीं लगानी है। ऐसी नजरिए से मैं ये बंगले को देख रहा हूं, क्योंकि मैं जन्म भर यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूं। और अशु जी ने अपना जो बंगला था उसका कभी इस्तेमाल स्वयं के लिए नहीं किया। एक प्रकार से लोगों के लिए कार्यालय था, लोगों के आवागही की जगह थी और एक ऐसा बंगला था जहाँ 24/7 एंट्री थी। किसी को रोक नहीं थी, किसी को टोक नहीं थी, सभी को वहाँ पर जाने की
एक प्रकार से इजाजत थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक मंत्री के रूप में भी, हालांकि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने और बहुत अपेक्षाएं थी 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई और हशू जी जैसा एक ज्येष्ठ नेता, क्योंकि महाराष्ट्र के पहले 3-4 नेताओं में हशू जी का शुमार होता था, और हशू जी फाइनेंस मिनिस्टर बने और लोगों को बहुत अपेक्षाएं हशू जी से थी। और हशू जी ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपना बजट भी पेश किया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उसके तुरंत बाद हशू जी हमारे बीच नहीं रहे, वो हमारे बीच से चले गए। मैं ऐसा मानता हूँ कि हशू जी कुछ साल और होते तो शायद एक बहुत परिवर्तन के रूप में वो काम कर सकते। उससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक शिक्षा मंत्री के तौर पर जो काम किया था, अब फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव काम करेंगे, इस प्रकार की लोगों की अपेक्षा थी, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। हशू जी ने अपने जीवन में कभी निराशा नहीं दिखी। वे किसी भी निराशा के दौर में भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते थे। एक बार 1985 के चुनाव में मुंबई की 30 सीटों में से 29 सीटें हम हार गए, हशू जी भी हार गए, सिर्फ रामभाव नाइक चुनकर आए। लेकिन हशू जी ने सबसे पहले तो हारने के बाद रामभाव नाइक का जुलूस निकाला, उनकी जीत को मनाने का काम किया, और फिर जो उनके खिलाफ चुनकर आए थे उनके घर पर जाकर उनको बधाई दी और उनको कहा कि जब तक आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है तब तक मैं जो भी आपको मदद कर सकता हूँ वो मदद मैं करूँगा। और उन्होंने वाकई में उस प्रकार की मदद उनको की। एक नई राजनीतिक सोच उनके माध्यम से हमको देखने को मिली। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जब हम विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में यहाँ पर है और उनकी स्मृतियाँ हमको यहाँ के भी कोने कोने में दिखाई पड़ती है, और शायद इस संस्था का नाम भी विवेकानंद क्यों रखा, इसका भी विचार हम लोगों ने अगर किया तो हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ऐसे दृष्टा थे कि जिन्होंने ये कहा था कि 20वीं शताब्दी तो इंग्लैंड और अमेरिका की हो सकती है, लेकिन 21वीं शताब्दी ये भारत की होगी। और आज हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आने वाले 3 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 में पूर्ण रूप से विकसित दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था ये हमारा भारत होगा। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था वो सपना हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और इस सपने की ओर अग्रसर होते हुए स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि जो 21वीं सदी का भारत खड़ा करना है वो केवल भारत के युवा खड़ा कर सकते हैं। भारत के युवा अगर सही दिशा में जाए तो एक नया भारत खड़ा हो सकता है। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद हमेशा ये कहते थे कि युवा कैसा होता है, तो वायु जैसा होता है। वायु शब्द को अगर उल्टा करें तो युवा होता है। और वायु कैसा होता है, वायु अगर बिगड़ जाए और तूफान में परिवर्तित हो जाए तो समाज को उजाड़ने का काम करता है। वही वायु अगर प्राण वायु बन जाए, ऑक्सीजन बन जाए तो समाज को जिंदा रखने का काम करता है। ये युवा भी ऐसा ही है कि युवा अगर प्राण वायु बने तो समाज का निर्माण करता है, और यही युवा अगर बिगड़ जाए तो समाज को खत्म करने का काम करता है। उसी प्रेरणा को लेकर एक विकसित भारत के सपने की ओर हमारी विवेकानंद संस्था ने, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था कि भारत को
बलशाली भारत बनाने वाला युवा हमको तैयार करना है, उस प्रकार के युवा को तैयार करने का काम हमारी विवेकानंद संस्था में होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे हशू जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम हमारी ये संस्था यहाँ पर कर रही है। इसका मुझे बहुत इसकी खुशी है। मैं हमारी संस्था को, संस्था के संचालकों को, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के सारे टीचर्स, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले 1 साल में हशू जी की जो जन्मशती हम लोग मनाएंगे, उस जन्मशती के काल में हशू जी के कार्य को तो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जिन तत्वों के साथ हशू जी जिए, उन तत्वों को समाज में हम लोग कैसे रोपित कर पाए, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत आभार। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।